अब बेटा इसमें जिस सवाल में कोई गलती नजर आए ना आपको कि ये मेरा सवाल सही था और ये गलत हो गया, क्योंकि अगर इसको डिस्कस करेंगे पूरा लेक्चर ले जाएगा एक। तो बेहतर ये है कि उसकी तस्वीर लें तो ग्रुप में सेंड कर देंगे जो आपका रेलिवेंट है बना हुआ क्लास का। अच्छी बात है ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं वैसे, तो मुझे वैसे सेंड कर दें। तो जितने चाहे 200 आप सवाल भेज दें, चलो वो 200 के 200 का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो इसको क्लास से डिस्कस नहीं करते ताकि टाइम ज़ाया ना। टाइम ज़ाया तो नहीं होता क्लास का, लेकिन फिर भी वो उससे उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्रुप्स में सेंड करते थे, मैं इंशाल्लाह शाम तक आपको सारे रिप्लाई कर दूँ। सारे सेंड करना है तो फिर ये तो जुल्म हो जाएगा ना। जिसमें आपको लगे कि ये आखिरी 4 रहने दीजिएगा, क्योंकि वो तो थे नहीं ना आपके औकात से बाहर, तो आगे आने आप। बस जिसमें आपको लगे कि ये गलत, उसने गलत गलत किया है। ये अभी थोड़ा सा कबल वक्त आ गया ना ये 50 रुपए वाला। मैं कह रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आगे आने हैं। एरिया थोड़े से एडवांस टेस्ट हो गए, कुछ बीच में 2-4 सवाल इस तरह के होते हैं। हाँ तो उसको रहने दें। ये जो 50 रुपए की किसी ने गाड़ी भेज दी या घर भेज दिया, ये आगे जाके हम एक असूल पढ़ेंगे, बल्कि शायद आज ही पढ़ेंगे। आगे क्या आज पढ़ेंगे। कल सर इमरान शाह साहब की क्लास है ना? ले बेटा, याद करें मेरे बच्चे, हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ना शुरू की थी। बस रख दें इसको, बाद में देखिएगा जो भी। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन डिस्कस करना शुरू की थी। सबसे पहले हमने कंसिडरेशन को डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन कहते किसको है कि जब प्रोम्जर की ख्वाहिश पे प्रोम्जी ने कभी कुछ किया था या करने से रुक गया था। प्रोम्जर की ख्वाहिश पे प्रोम्जी कुछ कर रहा हो या करने से रुक रहा हो। प्रोम्जर की ख्वाहिश पे प्रोम्जी कुछ करेगा या करने से रुक जाएगा। तो इस तरह का उसको कुछ करना या कुछ करने से रुकने का वादा, इसको हम क्या कहते थे? कंसिडरेशन। ऐसे या करना या करने से रुकना, ये कंसिडरेशन कहलाता है। तो ये एक तो मेरे से हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था, और इसमें फिर हमने एसेंशियल निकाले थे। इसी डेफिनेशन में से 6 एसेंशियल थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन किसी का कुछ करना भी हो सकता है, कुछ करने से रुकना भी आपके लिए कंसिडरेशन हो सकता है, और कोई वादा भी आपके लिए कंसिडरेशन हो सकता है। ऐसे ही ना, ये तो सिंपल सी बातें थी। किसी को कुछ करने से रोक रहे हो तो वो रुक जाता है, तो आपके लिए कंसिडरेशन है। जैसे हमने वो डिस्कस किया था, वो बंदा चेक को प्रेजेंट करने जा रहा था, हमने कहा था भाई ना प्रेजेंट करो, हम आपको इतनी अमाउंट दे देंगे, वो रुक गया। तो यही हमारे लिए कंसिडरेशन था, उसका रुकना। ऐसे ना मेरे बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। यानी कि प्रोमिजर किसको कहते थे बोला? जिसके सर पे हम कोई जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जिसके सर पे हम कोई जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लाजमी तौर पे उसके कहे पे आपने कुछ किया होगा तो तभी उसके सर पे जिम्मेदारी आएगी। अगर आपने उसकी ख्वाहिश पे कोई काम ना किया हो, वो कभी भी प्रोमिजर नहीं होगा। और हमने डिस्कस किया था ये इतना जनरल रूल है, इस रूल का कसाई को भी पता है, मैकेनिक को भी पता है, हर एक बंदे को पता है, लेकिन आपको पता नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको भी थोड़ा बहुत इसका पता चल गया था। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि आपने यहाँ पे बिलो में एडमिशन लिया, हमने 2-3 पेपर और भी ऐड कर दिए। हमने कहा कि चलो 40,000 तेरी फीस बन गई, ये पे कर दो। आपने कहा कि सर मैंने तो बिलो में एडमिशन लिया। हमने कहा कि नहीं, हमने 2-3 और पेपर भी ऐड कर दिए, तो बेटा वो भी देने चाहिए तुम्हें। क्या मेरे बताएं, क्या अब आप ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है, क्या उसको पे करने के लिए लायबल हैं? अगर आप इनकार करना चाहें तो कर दें, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने ऐड किया, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड किए, वो आपकी ख्वाहिश पे ऐड नहीं किए। और जो चाहे वो आपका फायदा है, लेकिन जो काम आपकी ख्वाहिश पे ना हुआ वो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होता। याद है मेरे बच्चों? ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोम्जी और एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे आपने, जो हम कहेंगे सर पीछे उसने लफ्ज प्रोमिजर बोला, अब यहाँ पे प्रोम्जी बोल दिया। भाई तो जो लफ्ज बोला हो आप उस लिहाज से देखिएगा, उसको पढ़िएगा। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोम्जी और एनी अदर पर्सन। प्रोम्जी का हमें पता होता है कि कौन होता है बोला? जिसको राइट मिला होता है। जिसको राइट मिला होता है, पक्की बात है, उसको ऑब्लिगेशन भी होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी भी तो होगी ना। जिसको राइट मिला है उसकी जिम्मेदारी भी है। जिसको और कोई चीज मिल रही हो, कोई फायदा मिल रहा हो, उसकी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो परफॉर्म कर दे चाहे कोई और परफॉर्म कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून कहता है प्रोमिसर की ख्वाहिश पे ही काम करना है, वो तो लाजमी है। अगर उसकी ख्वाहिश पे काम नहीं हुआ तो वो उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं है। फिर अगली बात है, अगर मान लो कि किसी को कोई फायदा मिल गया हो, किसी को कोई फायदा उसकी ख्वाहिश पे मिल गया हो, उसकी ख्वाहिश पे, अब इस तरह सोचो ना, किसी को कोई फायदा उसकी ख्वाहिश पे मिल गया हो। जब किसी को कोई फायदा उसकी ख्वाहिश पे मिल गया हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे बिलो में एडमिशन ले लिया,
है, आपके दोस्त ने भी एडमिशन ले लिया। जब फीस पे करनी थी तो आपके दोस्त ने, देखो अब आपकी ख्वाहिश पे एडमिशन मिला ना, आपके दोस्त ने कहा कि तू रहने दे, फीस तेरी भी मैं पे कर देता हूँ, इट्स ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉम्जी, वो जिसकी ख्वाहिश पे जिसको कुछ मिला है उसने पे भी तो करना था ना, तो वो पे चाहे खुद कर दे चाहे उसके बिहाफ पे कोई और कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखोगे, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस। अच्छा, वो जो पिछला पॉइंट है ना, जरा उसकी एक एग्जांपल देखिएगा, ये वाला। ये मिस्टर ए, वो रेडी है ना, वो चिप्स वाली, ये मिस्टर ए वहां पे चिप्स वाली रेडी पे चिप्स खा रहा है। वहीं पे एक बच्चा भी आ गया, बच्चा वो रेडी की तरफ देखे जा रहा था। तो वहां पे मिस्टर ए ने उस रेडी वाले को कहा, बच्चा देख रहा था, उसने सारी बात उसने कहा हो सकता है कोई बंदा वीडियो बना रहा हो, तो मैं भी वायरल हो जाऊंगा। ऐसे ही लग रहा था ना कहीं हो सकता किसी कोने कुतरे में कोई बंदा मेरी वीडियो बना ही रहा होगा, कोई नेकी कर ही लेता, क्योंकि नेकी के इरादे से तो हमने करनी को नहीं, वायरल होने के लिए हमने करने नहीं है। और अल्लाह माफ करे, आजकल नेकियां भी और बुराइयां भी लोग अच्छे अच्छे खासे लोग कर ही इस चक्कर में रहे हैं कि बुराई क्या होगी, वो वायरल होगी। बुराई भी आजकल ऐसी ही हो रही है और नेकी भी ऐसी ही हो रही है। खैर, दोनों वायरल होने के चक्कर, ले बेटा देखिएगा। अब हुआ क्या कि खैर मैं वायरल की बात नहीं करते, इसको गोली मारते हैं। ये मिस्टर ए चिप्स खा रहा था, मिस्टर ए ने देखा कि ये बच्चा बेचारा उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने लगा कि कोई ये ना हो कि कोई बंदा कहीं और दूर खड़ा हुआ मुझे देख रहा हो, मुझे लान दे भेजाओ, अकेला अकेला खा रहा बच्चा वैसे खड़ा हुआ कोई। इसने चिप्स वाले को कहा कि ऐसा कर, 100 रुपए के इसको भी चिप्स दे दे, 100 रुपए के इसको भी चिप्स दे दे। तो मेरे बच्चे 100 रुपए के ये खुद खा रहा था, और 100 रुपए इसने बच्चे को भी कह दिया कि बच्चे को भी चिप्स दे दे। तो मुझे बताएं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। अब देखो, पहले तो ये बच्चा वैसे खड़ा हुआ था वहां पे, क्या इसकी ख्वाहिश थी यहाँ पे रेडी वाले को कि ऐसा कर 100 रुपए के इसको भी चिप्स दे दे? हाँ। अब इसके मेरे बच्चे तो मान लो कि अभी मिस्टर ए जो रेडी वाले को पे करेगा, 100 पे करेगा या 200 पे करेगा? अभी 200 पे करेगा, उस बच्चे का भी और खुद का भी। अब वो ये कह सकता नहीं वो चिप्स तो बच्चे ने खाए हैं, हम वहां पे वही रूल लगाएंगे, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, कि सर आपकी ख्वाहिश पे ये मैंने उसको पे किया ना, या ये चिप्स दिए हैं, तो वो बच्चा तो नहीं पे करने का काम, आपने कहा मैंने उसको पे कर दिया, अब आपने पे करना है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश पे। हाँ, अगर वो ये अपने खा रहा होता और ये चिप्स वाला इसको देखता बच्चे को और उसको देखता, उसने कहा कि चल ये बंदा इसके भी पे कर देगा, वो बगैर उससे पूछे इसको दे देता, वो फिर कह सकता था तुम मैं क्या करूं, मैं अपने पैसे दूंगा उससे लो। वो कहेगा सर वो आप इसके भी दे दो, कहेगा मैं क्यों दूं, मैंने तुझे कहा है इसको दो, इस तरह का होता नहीं मामला। लेकिन मेरे बच्चे अगली बात देखिएगा जरा, ये भी हाँ आज भी डिस्कस करेंगे इस बात। वो इसमें दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर भी, और कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। अब देखो चिप्स किसने खाए हैं? बच्चे ने। यहाँ पे बच्चे को फायदा मिला चिप्स के लिहाज से, बच्चा क्या था? प्रॉम्जी, कि बच्चे को चिप्स मिले उस लिहाज से बच्चा क्या था? प्रॉम्जी। लेकिन क्या बच्चे का ऑब्लिगेशन था कि नहीं? बिल्कुल। क्या बच्चे का ऑब्लिगेशन बच्चे ने पूरा किया है? नहीं, तो किसी और ने पूरा कर दिया। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉम्जी, जिसको फायदा मिला उसकी तरफ से भी या किसी और की तरफ से भी। लेकिन आगे देखिएगा नेक्स्ट। अगले दिन मेरे बच्चे, ये बंदा फिर चिप्स खा रहा था वहीं पे, वो बच्चा फिर आ गया। इसने क्या किया, इसने फिर रेडी वाले को कह दिया कि ऐसा करे इसको चिप्स दे दे, तो फिर उसने 200 रुपये पे कर दिया। अच्छा, तीसरे दिन उसके पास था ही बेचारे के पास 100 रुपया, मिस्टर ए के पास, ये चिप्स खा रहा था। तो वो बच्चा फिर आ गया वहां पे, तो रेडी वाले ने बच्चा देखा और वो बंदा देखा, दोनों की शक्ल मैच कर रही थी, उसने कहा ये वही है। उसने फिर उसको बच्चे को चिप्स दे दी बगैर मिस्टर ए के कहे। और अब रेडी वाला मिस्टर ए को कह रहा है कि ऐसा करो 200 रुपया पे करो। मुझे बताओ क्या 200 रुपया पे करेगा? नहीं, क्योंकि आज तो उसने कहा ही नहीं, उसने कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, जिसके सर पे कोई ऑब्लिगेशन डाल रहे हो उसकी ख्वाहिश पे काम किया, लेकिन आज तो उसने कहा ही नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये दोनों दोनों पॉइंट थोड़े बहुत समझ आ रहे हैं? चलिए, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिजर एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है? जिसको फायदा मिल रहा होता है उसका ऑब्लिगेशन भी होता है, और जिसको फायदा मिल रहा हो उसका ऑब्लिगेशन वो खुद भी पे कर सकता है या कोई और भी पे कर सकता है। जैसे आजकल गर्मियां हैं, हाँ, तो इर्द गिर्द बेचारे कोई माड़े लोग रह रहे होते हैं, उन्होंने घर में दो दो तीन तीन एसी लगवाए होते हैं। तो मान लो कि उनके वापडा वाले, उनका आपके पड़ोसी हैं, वापडा वाले उनका मीटर उतारने आए हैं, तो उनके पास पैसे नहीं, आप पे कर दो, इट्स ओके। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिजी आर एनी अदर पर्सन, तो वापडा वालों को तो बिल चाहिए ना, जो मर्जी पे कर दे। वापडा वाले कहेंगे नहीं नहीं हमें इन्हीं से पैसे चाहिए, आप बिल पे कर दें, वो क्या कर लेंगे, वो कहेंगे ठीक हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत फायदा किनको मिला था? पड़ोसियों को। पेमेंट किसने की? आपने। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिजी आर एनी अदर पर्सन। ठीक हो गया। मैंने कहा था वो अगर किसी दोस्त को आज कैंटीन में लेके जाइए, उससे कुछ खाइएगा और फिर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, किया कि नहीं? मेरे बेटा देखो, जब तक इसको परफॉर्म नहीं ना करोगे इन चीज़ों को, तो ये काम खराब हो जाएगा।
खरीद, आज भी जाएंगे कैंटीन में, आगे कॉन्सर्ट में कोई कमी ना रहे। मजाक कर रहा हूँ। ले बेटा, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट आर फ्यूचर, इसका समझ आ गई थी ना, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आज अगर आपको कुछ मिल रहा है और आपने सब्सिडी पास्ट में कभी दी हो और उसकी पेमेंट आज मिल रही हो, तो मेरे बच्चे वो बंदा, उसको तो आज कुछ नहीं मिला। हाँ, पास्ट में सब्सिडी तो मिली थी ना आपसे, उसके लिए वो पास्ट की कंसिडरेशन, आपके लिए ये करंट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर भी। फ्यूचर की कंसिडरेशन क्या होती है? प्रॉमिस, याद है ना? नहीं बेटा, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जो काम करना किसी बंदे की ड्यूटी हो, यानी कि कोई बंदा अपनी ड्यूटी में कोई काम कर रहा हो, सादा अल्फाज में कोई बंदा अपनी ड्यूटी के तौर पे कोई काम कर रहा हो, तो वो हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं बनती। हम उसके लिए कभी भी प्रोमिजर नहीं बनते, चाहे हमें जितना मर्जी ज्यादा बेनिफिट मिल गया। याद है ना, हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, वहां पे बड़े सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं बनता। हम उनके लिए हम उनको पे करने के लिए लायबल नहीं होते। क्यों? वो काम करना उनकी ड्यूटी होता है। जैसे खुदा ना खासा अक्सर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, एक बेहतरीन डिपार्टमेंट, बेहतरीन इदारा, देखो इदारों की इज्जत होती है उनके काम से। अगर कोई इदारा अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा होगा, लोग उसकी इज्जत करते हैं। अगर कोई इदारा अपनी औकात से बाहर कोई काम कर रहा होगा, लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ये वैसे भी इंसान के लिए भी जुड़ी हुई चीज है और इदारों के लिए भी। सबसे ज्यादा काबिल इज्जत जो इदारा पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पंजाब में जो समझा जाता है, वो 1122 वाला है। जिसको कहते हैं ना, इंतहाई बगैर किसी उसके लालच के बेलौस लोग हैं। और बेचारे इतनी, मैं अगर वो कॉल करें फौरन पहुंच जाते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कुछ पे कर दो, ये कर दो, कोई लालच नहीं उनके अंदर है। मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन इदारा, जिससे लोगों की मोहब्बत भी है, लोग उनकी कदर करते हैं, लोग उनको फौरन से रास्ता देते हैं। तो जो भी खैर उनके लिए एक अलग ही जज्बात है। लेकिन एक और इदारा भी है माशाल्लाह, है, उसे 70 साल से डंडा पकड़ा हुआ है, कहते मेरी इज्जत करो। है, करते भी रहे, मुतालिया पाकिस्तान पड़ा हुआ था, बथेरी इज्जत की है, कि टैंकों के नीचे लेटे हुए, इट्स ओके। लेकिन बहर अब सोचते हैं कि यार हमें ही कुट्टी जा रहे हैं, तो दुख भी होता है। खैर गोली मारो, वापस आओ, ले बेटा वापस है। तो जो काम, अच्छा मैं बता रहा था, 1122 वालों को आपने कॉल की, वो आए और इलाज किया उन्होंने। अब मेरे बच्चे, क्या वो आपसे कहते हैं कुछ पे करें? अगर कह भी दें तो हम क्या कहते हैं उनको? तो ये आपकी ड्यूटी है, अगरचे हमें फायदा मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, जो काम करना किसी की ड्यूटी हो, वो हमारे लिए कंसिडरेशन ही नहीं होता। और जब काम हमारे लिए कंसिडरेशन ना हो, तो हम उसके लिए कभी भी प्रोमिजर नहीं बनते। हम उसी के लिए प्रोमिजर बनते हैं जो हमारे लिए कंसिडरेशन बने। अब होता है ना कि लोग अक्सर वो चीज बननी थी होंगी, होंगे नहीं, चीज बननी थी, कुड़ियो मुंडे वो चीज बननी थी, फिर हम परे जा रहे होंगे, तो वो जो चीज हम खाते हैं, मुझे बताएं, क्या हम उसके बदले में पे करते हैं? अच्छा, एक और असूल दिमाग में रखो, जो चीज अल्लाह वास्ते से मिल रही हो, वो भी हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं होती, क्योंकि हम कभी भी उसके लिए प्रोमिजर नहीं बनते। याद रखोगे, जो चीज बननी दी है उसके लिए हम कभी भी प्रोमिजर नहीं बनते। क्यों? वो है ही अल्लाह वास्ते नेकी की नीयत से है ना, नेकियां मिल गई होंगी उसको, हमसे तो कुछ नहीं मिलना। सच्ची बता रहा हूं। जैसे कल मैंने आपको दस्तरखान की भी एग्जांपल दी थी। इस तरह लोग चीजें बांट रहे होते हैं, कोई कल हो सकता है कोई बंदा यहाँ पे बिरयानी बांट रहा है, क्योंकि बच्चों ने वो करना है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, मार्च करना है। हो सकता है सीएफई इनको बिरयानी खिला रहा हो। कहने का मतलब कि अगर वो अल्लाह वास्ते हो, अल्लाह वास्ते मतलब नहीं बेटा वापस आओ। लेकिन अगर ड्यूटी से हट के कुछ करवाओगे, वो कंसिडरेशन होगी मेरे बच्चे। अगर वो काम उसकी ड्यूटी में ना हो और आपके कहने पे वो काम करेगा, फिर वो आप उसके लिए प्रॉमिजर बनेंगे, ये याद रखिएगा। लो बेटा, जैसे वो कल हमने वो फायर ब्रिगेड की एग्जांपल ली थी। लो बेटा, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। यहाँ पे क्या डिस्कस किया था? सडन और डेफिनेट होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए, यानी कि इम्पॉसिबल ना हो, सडन एंड डेफिनेट हो। तो अगर कोई कंसिडरेशन सडन एंड डेफिनेट हो, तो मेरे बच्चे वही वैलिड होती है, उसी के लिए हम क्या बनते हैं? प्रोमिजर बनते हैं। अगर कोई सडन एंड डेफिनेट ही ना हो, तो हमारा कभी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा। और ये इसकी हमने बथेरी ऑफर से ही हमने इसकी बथेरी एग्जांपल ले ली थी। याद है ना वो बातें सारे? ले बेटा, कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होते हैं? वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट का तो पता है ना, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी ऐड ही नहीं होगी और वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, उसका नाम ही वॉइड एग्रीमेंट है, ममनू एग्रीमेंट। कानून कहता है कि एग्रीमेंट ना करना, अगर कर भी लिया तो हम इसमें कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं करेंगे। तो अगर कोई एग्रीमेंट बन रहा हो, देखो हमने डिस्कस किया था, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होती है तो प्रॉमिस बनती है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होती है तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। अगर कंसिडरेशन ही ना हो, तो एग्रीमेंट कौन सा बनेगा? वो भी ममनू बनेगा। अगर बना भी लेंगे जबरदस्ती, एग्रीमेंट ममनू है। वो कहेंगे सही बना ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं सही बना? वो कह रहे हैं बीच में कंसिडरेशन तो है ही नहीं। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ही ना हो, वो क्या कहा जाता है?
तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड है। तो बेटा कल हमने इसकी एक्सेप्शन पढ़नी शुरू की थी, अगर आपको याद है। और कल हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहली एक्सेप्शन पड़ी थी कि एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे बन रहे हैं, तो अगरचे उनमें कंसिडरेशन ना भी हो उसके बावजूद वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और आप दूसरी पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। 3 कंडीशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है, आपस में प्यार और मोहब्बत का रिश्ता हो, दूसरी कंडीशन रिटर्न होना जरूरी है, तीसरी कंडीशन उसको रजिस्टर करना जरूरी है। देखो मेरे बच्चे पेपर में जब सिनेरियो देगा आपको फौरन से पता चल जाएगा यहाँ पे इनका आपस में ताल्लुक क्या और यहाँ पे हुआ क्या है। और वो पूछेगा अच्छा बताओ यहाँ पे अगर इसको इन्फोर्सेबल बनाना है तो कौन सी कंडीशन पूरी करनी है, तो ये 3 बातें लिखनी होती हैं। बस इसको हम कहते हैं ये एप्लीकेशन बेस है। बस थोड़ा सा पता करना होता है कि सिचुएशन क्या रही है, या इस तरह की सिचुएशन में और बहुत ज्यादा है भी नहीं कि इतनी बातें उससे मिलती जुलती हूँ, ये अलग ही एक ही सीन है, इससे इससे मिलती जुलती कोई और चीज होगी। अब तो देखिएगा मैंने कल आपको एक चैलेंज दिया था। हाँ आपको लग रहा होगा सर भूल गए हैं, सर को याद नहीं करवाना, मुझे याद है। मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा, आई आपका सवाल है और आप उसका गलत आंसर करेंगे। हालांकि कल मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी थी, अगर आपको याद। एग्जांपल क्या दी थी बोला कि एक तो ये बुजुर्गों वाली बात होगी, दादाजी वाली। एक मैंने कहा था कि अगर किसी का घर वाला उसको ये वादा करता है कि आप जाओ पढ़ो और फीस हम पे करेंगे, तो मेरे बच्चे कल अगर वो फीस पे करना बंद कर देते हैं, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके फीस रिकवर कर सकते हो। अगर ये 3 कंडीशन पूरी कर फिर कर सकते थे, लेकिन 3 कंडीशन पूरी ना हो तो फिर नहीं कर सकते। याद रखोगे तो भैया आई कैप का थोड़ा सवाल देखिएगा। ये मीठी नहीं करते तो बेटा मिस्टर ए और मिसेज ए। अच्छा चलो हमें गुजारा करना पड़ेगा जी। मिस्टर ए और मिसेज ए की होगी लड़ाई। मिस्टर ए ने मिसेज ए को कहा कि जा वो जो शादी वाला घर है ना वो तेरा, दफा हो जा, नहीं तो मुझे शक्ल ना दिखाना। शादी वाला घर तेरा, वो मैं तुझे दे रहा हूँ। लेकिन मिसेज ए ने, वो जरा थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक हो गया, उसने पकड़ी सफा पकड़ा, उसको कहा लिख यहाँ शादी वाला घर मेरा। उसने वहां पे लिख कर दे दिया कि वो जो जो भी घर है वो किसका है, वो मिसेज ए का है। और मिसेज ए ने जाके उसको क्या करवा लिया, प्रॉपर रजिस्टर करवा लिया। कुछ अरसे बाद मिस्टर ए जाके मिसेज ए को कहता है कि वो घर वापस करो। मिसेज ए कहते हैं कि नहीं। अब ये बताओ ये घर मिस्टर ए को वापस मिलेगा या नहीं। ये घर मिस्टर ए को वापस मिलना है कि नहीं। जो कह रहे हैं कि मिलेगा वो हाथ खड़ा करो। अच्छा बताओ किस बेस पे मिलेगा। डोमेस्टिक वाला तो रौला ही नहीं, लेकिन पहली बात आपने सही कर दी, यानी कि 2-3 बच्चों ने सही बोल दिया। अच्छा लगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे। यहाँ पे तो लड़ाई हो रही थी, वो कह रहा दफा हो जा है? तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो था ही नहीं। वो भी हो जाए, 3 कंडीशन थी ना मेरे बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यही तो कानून पढ़ा रहे हैं आपको। अच्छा दिल की माननी है कानून की माननी है, रजिस्टर्ड होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का होना जरूरी था। यार तो बगैर कंसिडरेशन को तो नहीं होता। चलो मान लो कि अगर गैर कर दोगे उसको कि गैर हो गए, भाई लड़ाई होने से गैर हो जाता है अगर बंदा, तो चलो जो भी है, चलो होगी वो भी होगी। वैसे मैं कह रहा हूँ अल्लाह माफ करे कि भाई, लेकिन अगर वो गैर है तो वो कल कानून में जब जाएगा वो कहेगा मुझे क्या मिला, मैं अपना घर दे दिया इसको। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ रही है कि नहीं। कानून ने वहां पे कहा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड हो जाता है अगर 3 कंडीशन पूरी हो रही है। सबसे पहले क्या, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आपस में प्यार और मोहब्बत होना चाहिए, लड़ाई झगड़े की जरूरत में नहीं। यहां पे तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही थी। बाकी दोनों, और तीनों की तीनों बकवास कल का कर रहा था मैं कि तीनों की तीनों कंडीशन पूरा होना जरूरी है। उसको हाँ हाँ 3 कंडीशन, और बाद में साथ ही लिख दिया, फलाना हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ फिर भी नहीं था, फिर भी वैलिड नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं। आपस में प्यार मोहब्बत होना
जरूरी है, इसका नाम ही है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और सबसे पहले हेडिंग ही क्या लिखी है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, एक दूसरे को भांडे मारने हैं, और साथ ही मान लो कि इस तरह का एग्रीमेंट भी हो रहा है, तो कहेंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे बना। कब लड़ाई हुई थी बेटा? वो तो बाद में जब गाड़ी बेची थी उस वक्त तो परेशान खड़ा था, ये क्या किया दादाजी आपने? शैया कहना क्या चाह रहे हो? अब खुद ही तो बताया नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला, आपने बताया ना। अब क्या कहना चाह रहे हो? वहां पे दादे दादे का भी, दादे पोते का भी लड़ाई हो जाए? नहीं, बात की खैर है, हम तो एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट। पागल नहीं कर दो, चेक कर दे, याद है ना, समझा रहा हूं मेरे बच्चों। पागल को हम कब देखते थे? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब चीजें डिसाइड होती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ रही कि नहीं? ये मुझे बताना चाहिए था वैसे, कि यहां पर भी जो देखी जाएगी सिचुएशन, कब देखी जाएगी? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त सिचुएशन क्या थी? नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, लिखा गया, रजिस्टर करवा लिया, इट्स ओके। उसके बाद तो लड़ाई होनी होनी है, पक्की हाल है। लिखवाए क्यों है? उसको रजिस्टर्ड ही क्यों कराया? कल लड़ाई होनी, हो सकता है ना कल लड़ाई हो जाए। हमें उससे नहीं, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर चीज जितनी हम लॉ में पढ़ेंगे यहाँ पे, कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड, ईच एंड एवरी, यानी कि सब कुछ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे? कोई दिक्कत? 3 कंडीशन पूरी कर दोगे ना? ठीक है। नहीं बेटा, वो तो हुई होगी, मेरा ख्याल है कि क्या आप बताओ? एग्रीमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, रजिस्टर्ड अंडर लॉ। ये तो एक ही कंडीशन पूरी होगी दूसरी बात। ऐसे ही ना, वजह है, दो हैं उसमें कंडीशन, लेकिन दोनों तो एक ही पॉइंट में पूरी कर दी उसने। अगली कंडीशन ही क्या है? मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे हो रहा हो। हाँ, आगे कहेंगे सर अगर कोई करीबी रिश्तेदार ना हो तो उसको कोई बंदा इस तरह, वो आगे हम एक और लहदा चीज है, वो है गिफ्ट। हम वहां पे पढ़ेंगे, वो अपनों में भी हो सकता है, बेगानों के साथ। लेकिन यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना जरूरी है। आपस में कुदरती तौर पे जो कुदरत की तरफ से जो रिश्ते हैं हमारे, ये उनकी बात हो रही है, याद रखो। एंड बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन द नियर रिलेशन, फिर आगे उसने बकवास कर दी कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, ये उन लोगों के दरमियान की बात हो रही है जिनके दरमियान में आपस में करीबी रिश्ता हो। समझ आ रही? रिश्तेदारों की बात हो रही है, हमारे बहन भाइयों की बात हो रही है, वालदैन की बात हो रही है, बीवी बच्चों की बात हो रही है, याद रखो। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कब? ना मेरे बच्चे, ये ऐसे नहीं सोचना कि हमारा ये तो सर ऐसे नहीं, हमें चीजें समझ नहीं आ रही इस तरह, या हमारा दिल कह रहा है इस तरह का। मैं शुरू से मैंने आपको बोलता आ रहा हूँ कि अकल बढ़िया भैंस, भैंस यहाँ पे कानून है, भैंस ही बड़ी है। हमारी अकल कुछ और कह रही है, कानून कुछ और कह रहा है। और हमने किसकी माननी है? कानून की। अगर हम खुद की दिल की मानेंगे तो आई कैप हमें 6 महीने और देगा। अल्लाह माफ करे, ऐसे ही करता है। आई कैप कहता है 6 महीने और ले लो, अभी भी सोच गया। तो बेहतर नहीं कि हम 6 महीने ना लें, हम पहले ही सोच लें कि करना क्या है, या 6 महीने चाहिए। कई लोगों को 2-2, 3-3 साल भी मिले होंगे, वो अभी तक नहीं सोच रहे। सही, अभी सही सोचना है या बाद में? अभी सही सोचना है, ठीक हो गया। ले मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या है? प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज। अच्छा, वॉलंटरी सर्विसेज क्या होती है? इसको ग्रेचुटस एक्ट भी कहते हैं। वॉलंटरी सर्विसेज का दूसरा नाम क्या है? ग्रेचुटस एक्ट। क्या नाम है? ग्रेचुटस एक्ट। ओए, ग्रेचुटस एक्ट। और मैं फिर मिटना नहीं। ग्रेचुटस एक्ट, कोई कोई बात नहीं करो, अभी पढ़ेंगे आगे। और लफज ग्रेचुटी तो पढ़ते हो ना, उसी से ग्रेचुटस एक्ट। खैर वापस आओ, वॉलंटरी सर्विसेज, ग्रेचुटस एक्ट, या नेकी के इरादे से किया हुआ काम या अल्लाह से किया हुआ काम, ये एक ही बात। वॉलंटरी सर्विसेज, ग्रेचुटस एक्ट, नेकी के इरादे से किया हुआ काम, या सादा अल्फाज में अल्लाह से किया हुआ काम। वो हमने शुरू में डिस्कस किया था, वो हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं होता। ऐसे ही ना मेरे से, वो हमारे लिए किसी के लिए कंसिडरेशन
नहीं बनता। कहता कि प्रॉमिस टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज। कभी आपके लिए किसी ने, तो होता ना कि कभी आप भूखे थे, आपने किसी को, आपको किसी ने खाना खिला दिया, आपको रहने की जगह चाहिए थी, किसी ने आपको फ्री में, वैसे ही नेकी के इरादे से आपको रहाइश दे दी। आपको पढ़ने के लिए पैसे चाहिए थे, आपके पास नहीं थे, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह माफ करें, तो किसी ने आपको आपको तालीम में सपोर्ट कर दिया, वैसे ही नेकी के इरादे। उसका इरादा आपको आपसे पैसे चार्ज करने का नहीं था। तो किसी ने पास्ट में फ्यूचर में नहीं करने का वादा किया हो, नहीं नहीं, पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ कोई नेकी की हो और अब आके आप उसको उस नेकी का बदला देना चाहते हैं, तो कानून कहता है यहां पे भी एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब यहां पे सिचुएशन देखिएगा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने उसको पढ़ाई में सपोर्ट किया, लेकिन उसका इरादा उससे पैसे चार्ज करने का नहीं था, वॉलंटरी। उसने कहा कोई मसला नहीं, ये पैसे ले लो, आप पढ़ो। या चले फिलहाल इसी एग्जाम्पल को पूरा कर लेते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, जब बच्चा ये पढ़ गया तो जब बड़ा हुआ तो इसने सोचा कि मिस्टर ए ने मुझे उस वक्त पढ़ाया, तो मैं चाहता हूं कि अब मैं उसको कंपनसेट करूं। मिस्टर ए के पास गया और मिस्टर ए को जाके कहा, और ये उसी को जाके कहना है जिसने पास में आपको वॉलंटरी सब्सिडी दी, ये उसी से, उसकी औलाद उलूद से नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आई कैप के वो पेपर जब बनाता है ना, वो कह देता है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पास्ट में कोई वॉलंटरी सब्सिडी प्रोवाइड की थी, मिस्टर ए की डेथ होगी, उसका बेटा है मिस्टर सी, और मिस्टर बी मिस्टर सी के पास चला गया और उससे जाके ये बात करो। ये किससे बात होनी है? उसी बंदे से बात हो रही होगी जिसने आपको पास्ट में कोई वॉलंटरी सब्सिडी दी। तो अगर किसी ने आप पर कोई नेकी की हो, अल्लाह वास्ते कोई आपके लिए काम किया हो, पास में कोई वॉलंटरी सब्सिडी दी थी, उस वक्त तो आपके पास पे करने के लिए था भी नहीं, उसका पैसे चार्ज करने का इरादा भी नहीं था, तो दोनों पार्टीज का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था पहले। तो आज के दिन के ऊपर, मान लो आज के दिन के ऊपर मिस्टर बी मिस्टर ए के पास गया और मिस्टर ए को जाके कहा कि सर याद है आपने मुझे पढ़ाया था, तो अब मैं बथेरा कमा रहा हूं, अब मैं चाहता हूं मैं आपको कंपनसेट करूं। अगर इस तरह पास्ट की मिली हुई सर्विसेज के ऊपर कोई बंदा बाद में जाके वादा कर ले, कानून कहता है ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनेगा? देखो, पास्ट में जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वॉलंटरी सब्सिडी दी थी, वॉलंटरी सब्सिडी कभी भी किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं बनती। मिस्टर बी को तो फिर कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वॉलंटरी मिला हुई कोई सब्सिडी वो कभी किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं बनती। लेकिन आज मिस्टर बी जब मिस्टर ए को जाके कह रहा होगा कि सर वो जो पास्ट में आपने मुझे वॉलंटरी सब्सिडी दी थी, अब मैं उसका आपको कंपनसेट करना चाहता हूं, तो कानून कहता है यहां पे क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सर क्या होना चाहिए? दोनों के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए था। यहां पे मिस्टर ए को तो आज पेमेंट मिलेगी, लेकिन मिस्टर बी को तो कुछ भी नहीं मिला। कोई बंदा कहेगा सर वो पास्ट में वॉलंटरी सब्सिडी तो मिली थी, लेकिन वो तो वॉलंटरी थी, वो तो कंसिडरेशन थी नहीं। इसका मतलब ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे मिस्टर बी को कुछ भी नहीं मिल रहा कानूनी तौर, लेकिन मिस्टर ए को अब क्या मिलने जा रहा है? अब उसको पेमेंट मिलने जा रही है, क्योंकि मिस्टर बी मिस्टर ए से वादा कर रहा है कि मैं वो जो पास्ट में आपने मुझे कंपनसेट वो किया था, सब्सिडी पढ़ाया था, अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? उसका कंपनसेट करना चाह रहा हूं। तो कानून कहता है ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मिस्टर ए मिस्टर बी से केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन मिस्टर बी अगर इनकार कर दे, मुझे तो कंसिडरेशन मिली नहीं, मैं आपको क्यों पे करूं, तो कानून बीच में आ जाएगा। कानून क्या कहेगा? अगर पास में किसी ने आपको वॉलंटरी सब्सिडी दी, वो तो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बना था, तो अपनी जुबान बंद रखता ना, तो तूने वादे क्यों किया उससे जाके? अब देखो, एक बंदे ने तो आपसे नेकी की, ऊपर से अब जाके आप उससे दोबारा वादा करके फिर मुकर रहे हो। कानून कहता है ये नहीं हम करने देंगे। अगर किसी ने पास में आपको कोई सब्सिडी दी हो और अब जाके आप उस बंदे को कंपनसेट करने का वादा कर लें, तो कानून कहता है बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगरचे आज उसको तो आप पे कर रहे होंगे, आपको तो कुछ भी नहीं मिला, जो पास में मिला भी था वो भी क्या था? वॉलंटरी, और वॉलंटरी आपके लिए कभी कंसिडरेशन नहीं बनता, और आज कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन उस बंदे को पेमेंट मिलेगी। तो ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है भला? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज मैं कुछ बच्चों को पढ़ा दूं बगैर फीस के, और वो बच्चे कभी आए, और मेरा इरादा है नहीं उनको चार्ज करने का, वो बच्चे अगर फ्यूचर में आके मुझसे वादा कर लेना उस वक्त कि सर हम आपको कंपनसेट करेंगे, तो बेटा उस वक्त बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और मैं उन पर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको तो पैसे मिलेंगे, बच्चों को क्या मिला है? वो पास में जो पढ़ाया था वो मिला, लेकिन वो पास में पढ़ाया तो आपने वॉलंटरी था, वो तो उनके लिए कंसिडरेशन था ही नहीं। लेकिन कानून कहता है यहाँ पे बगैर कंसिडरेशन के भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हम पढ़ ही क्या रहे हैं? एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन, यानी कि बगैर कंसिडरेशन के भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गए। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हुआ? आज अगर कोई बंदा वॉलंटरी आपको सब्सिडी दे रहा हो, तो कभी बाद में उसे वादा ना करना कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। और बड़ी सबसे बड़ी बात, इसको लिखवाने की भी जरूरत है, इसको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है। ये जबानी कलामी ही काफी याद रखो, इसकी कहीं पे लिखवा के रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है।
ये ज़बानी कलामी ही काफ़ी है। नहीं ना समझ आई? अगर आज आपको कोई खाना खिला रहा हो, आपको कोई सब्सिडी दे रहा हो, आपको फ्री रहने के लिए घर दे रहा हो, फ्री वैसे अल्लाह वास्ते, तो ये आपके लिए कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जाके आप उसको कहे उस बंदे को कि आपने मुझे इस तरह रिहाइश दी थी, अब मैं आपको कंपनसेट करना चाहता हूँ, तो ये क्या बनेगा? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन उस वक्त अगर आप दोबारा में करना चाहें, सर मैं तो इसको पे कर रहा हूँ लेकिन इससे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कानून कहेगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बगैर कंसिडरेशन के भी बिल्कुल वैलिड है। यार कौन? नहीं, खुद नहीं करना, ये आप वादा कर रहे हैं, खुद नहीं कर सकता। जिस बंदे ने दी ही वॉलंटरी सब्सिडी थी वो खुद नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन आप जरा थोड़ा सा औकात में रहना, ये तो मैं समझा रहा हूँ। आपने उससे जाके वादा नहीं करना, लेकिन हो तो कर लेना भैया, कोई मसला नहीं, जब होंगे तो कर लीजिएगा, दे दीजिएगा उसको जाके पैसे। लेकिन जब दे दिए एक दफा वादा कर लिया फिर मुकर नहीं देगा वो चाहे तो आप पर केस करके फिर पैसे रिकवर कर सकता है। फिर आप वहां पे ये कह के नहीं भागेंगे, सर मैं तो इसको पे कर रहा हूँ, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर कानून कहेगा इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। किसकी? विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे बन जाता है, ये उसकी एक्सेप्शन। याद रखोगे? याद है एक दफा ये मिस्टर ए, इसके बच्चे डूब रहे थे, अज्यूम कर लो, तो इसने बेचारे ने चीखा चलाया मेरे बच्चों को बचाओ, तो गोताखोर आया, उसने बच्चों को बचाया। इसने कहा कि सर आपने बच्चों को बचा तो दिया लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि कोई मसला नहीं सर, मैं नेकी के इरादे से यहाँ पे बैठा होता हूँ, मेरा इरादा कोई पैसे चार्ज करने का नहीं होता। मामला खत्म हो गया, खत्म हो गया ना फिलहाल तो, है। उसने नेकी के इरादे से कुछ किया, इसके बच्चों को बचाया, जाहिर बात है कि उसके लिए कोई कंसिडरेशन थी नहीं मिस्टर ए के लिए, मान लो ये मिस्टर ए, इसके लिए वो कंसिडरेशन थी नहीं, इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बना। कुछ अरसे के बाद मिस्टर ए को वही गोताखोर किसी गली में मिल गया, उसने उसको पहचान लिया, उसने कहा कि याद है आपने मुझ पर नेकी की थी, आपने मेरे बच्चों को बचाया था। तो उस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन अब मैं कमाता हूँ, मेरे पास है कुछ, तो मैं आपको पे करना चाहता हूँ, तो अब मैं वादा करता हूँ मैं आपको पे करूंगा। अब मेरे बच्चे ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे वो गोताखोर मिस्टर ए पर केस करके भी पैसे रिकवर कर सकता है, याद रखो। और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? विदाउट टू प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी। किसी बंदे ने आपको पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज दी थी, अब आप उससे प्रॉमिस कर रहे हो मैं कंपनसेट करूंगा। जो पास्ट में आपने क्या की थी, मुझे वॉलंटरी सब्सिडी दी थी, अब मैं आपसे वादा कर रहा हूं क्या करने का, उसको कंपनसेट करने का, फिर आपको कंपनसेट करना ही करना पड़ेगा। नहीं ना समझे? लेकिन अगर ये बच्चा होता, वैसे वो बच्चा, चलो इसी तरह कर लो, वो बच्चा था ना जो चिप्स वाले के पास खड़ा होता था, जिसको चिप्स लेके दे दिया करता था हर रोज, लेकिन वो वॉलंटरी करता था ना, वो बच्चे के लिए कंसिडरेशन, वैसे भी बच्चा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वो बच्चा बड़ा हो गया, वो बड़ा होकर उसके पास गया, उसने कहा कि देख उस वक्त तूने मेरे पे नेकी की थी, मैं तुझे कंपनसेट करना चाहता हूँ, तो क्या वो कर सकता है? हाँ, ये रेटिफिकेशन बच्चा तो कर ही नहीं सकता, उसका तो काम वैसे ही खत्म। याद है कि नहीं ये बात? एन एग्रीमेंट बड़े गौर से पढ़नी चाहिए मेरे बच्चे, जहां पे वो कहेगा ना ये चीज रिटर्न करके ही की जा सकती है, इन्फोर्स करवाई जा सकती है, फिर वहीं पे रखना है रिटर्न। माशाल्लाह यहाँ पे कुछ समझ आ नहीं रही होती हर जगह पे। पास वॉलंटरी सब्सिडी को मान लो कि अगर कोई पास में किसी ने कोई वॉलंटरी सब्सिडी दी हो, उसके बाद में हम उससे प्रॉमिस कर लें उसको कंपनसेट करने के लिए, तो उसको बस क्या करना है, लिखवा लेना है, उसको रजिस्टर करवा लेना, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना कि पास्ट की वॉलंटरी सब्सिडी को अगर कोई बंदा प्रॉमिस कर रहा हो कंपनसेट करना, इसके लिए लिखवाने लिखवाने की जरूरत, अब अल्फाज पढ़ लो, जितना किताब में लिखा उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली आर इन पार्ट। होली आर इन पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बात का जैसे अज्यूम कर लो मैं एक सब्जेक्ट की फीस चार्ज कर रहा हूँ, वैसे समझाने की बात कर रहा हूँ, 13,000 रुपये। तो एक बच्चा है, उसने कहा कि सर मैं तो फीस नहीं दे सकता, अज्यूम कर लो, मैंने कहा कि बेटा वैसे ही पढ़ लो, तो उसको ये सब्सिडी जो मिल रही है कैसे मिल रही है, वॉलंटरी, क्या उसके लिए कंसिडरेशन होगी? नहीं। तो हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद उसे आके कहा कि सर उस वक्त आपने मुझे पढ़ाया था, मैं आपको 6,000 रुपये पे करूंगा उसका, इट्स ओके, जितना वो वादा कर। अब मैं वहां पे ये नहीं कहूंगा तूने 13 ही पे करना है, याद रखोगे? तो या वो पूरी अमाउंट जितनी उस सब्सिडी की बनती थी या उसका हिस्सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लमसम देने का वादा कर ले, किस्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी अमाउंट या कुछ हिस्सा, क्योंकि आपको वो मिल रहा है जो आपका हक था ही। वैसे हक तो था, वैसे कानूनी तौर पे तो आपका कोई नहीं था। नहीं ना समझ आई? कहते हो अल्लाह ही जानता है वो तो।
एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड, यानी कि ये भी बगैर कंसिडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वैलिड होगा। इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी, देखो ये उसी को कंपनसेट करने का वादा कर रहे हो, हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग, उसके किसी रिश्तेदार को नहीं, उसकी औलाद को नहीं, ये क्योंकि पेपर में आके वैसे ही बना था, अल्लाह माफ करे, चलो वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ ना, ये राणा नहीं रहा है, राणे की औलाद से जाके वादा कर रहे हैं, ये वैलिड नहीं है। किससे वादा करना है? उसी बंदे से जिसने आपको वॉलंटरी सब्सिडी दी। याद रखोगे इस बात को। होली आर इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिजर। प्रोमिजर किसको बोल रहा है बोला? अब जिसका ऑब्लिगेशन जिसके सर पे बना, देखो जिसका लफ्ज जो लिखा हो उसका वही मतलब समझ। आज जब वो जिसको पास में वॉलंटरी सब्सिडी मिली थी, जब वो वादा कर लेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोमिजर बन जाएगा। कहता आज समथिंग विद द प्रोमिजर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू। अब ये भी बात समझिएगा जरा। एक तो ये अजीब ही पेन है। और ऑप्शन वो बटन बटन नहीं है इसका। नहीं मैडम, जरा देखिएगा मिस्टर ए। कहाँ पे है? सियाने लोग। मिस्टर ए जेल में है, इसके ये बीवी बच्चे हैं। मुझे ये बताओ, क्या इन बीवी बच्चों को मिस्टर ए को सपोर्ट करना, इन बीवी बच्चों को सपोर्ट करना मिस्टर ए के लिए वो एथिकल है या उसकी कानूनी जिम्मेदारी है? अखलाकी जिम्मेदारी है बीवी बच्चों को सपोर्ट करना या कानूनी जिम्मेदारी? अभी पता चलेगा आप लोग। वालिद के लिए बच्चों को सपोर्ट करना अखलाकी जिम्मेदारी है या कानूनी जिम्मेदारी है? कानूनी जिम्मेदारी। कानूनी जिम्मेदारी होती है मेरे बच्चे। एथिकल तो है ही है, कानूनी भी है। देखो अल्लाह माफ करे, जब कोई ये बेशर्मी आजकल आम है, ये जो जिस तरह सेपरेशन के मामला होते हैं, उसके बाद फिर बीवी बच्चों का जो अगर बच्चे हों तो उसका नानो नफका हस्बैंड पे जाता है। तो औलाद को उसके ऊपर खर्च करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है। अगर वो कानूनी ना होती तो फिर उनको बेचारे वो जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि वो देते नहीं थे पर मंथ जब बनता है, उनको उठा के जेल में बंद कर देते हैं। इसका मतलब गैर कानूनी काम कर रहे हैं। याद रखोगे। है, वापस आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर ए इस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लीगली बाउंड था, उसकी लीगल जिम्मेदारी थी कि इस फैमिली को सपोर्ट करता है, लेकिन वो तो कहां पे बैठा हुआ? जेल में। हुआ क्या, ऐसे में मिस्टर वहां पे ए का एक हमसाया था मिस्टर बी, उसको पता था कि भाई मिस्टर ए तो जेल में है, तो उसके बेचारे जो घर की फैमिली है वो तो रुल जाएगी इस तरह। उसने उसके घर पे खर्च किया, उसके उसको उनकी तालीम, उनके रहने सहने, उनके खाने पीने का खर्चा किसने उठा लिया? मिस्टर बी ने। लेकिन अल्लाह वास्ते उसकी नीयत कोई चार्ज करने की नहीं थी, वॉलंटरी। इसने सोचा कि भाई वॉलंटरी मैं क्या करूंगा, इस फैमिली को सपोर्ट करूंगा। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए जब जेल से छूट गया, उसने देखा कि मेरा घर का निजाम खराब नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, वो तो चल रहा है। उसने पूछा कि ये नेकी किसने की? उसने कहा कि मिस्टर बी ने की। तो वो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी को जाके कहा कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया है, आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तो वो जो आपने हमारे ऊपर खर्चा किया उसका इतना मैं आपको कंपनसेट करूं। अब जब इसने वादा कर लिया, अब कानूनी तौर पे मिस्टर बी मिस्टर ए से वो पैसे रिकवर कर सकता है। यार देखो लाजमी नहीं कि देखो आप सोच रहे होंगे सर उसको थोड़ी उसने सब्सिडी दी है। अब अल्फाज में वो जो लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ा रहा हूं, जब वहां पे क्या लिखा हुआ है, आप उस बंदे को वॉलंटरी सब्सिडी दें या उस उन लोगों को दें जिनको ये बंदा लीगली बाउंड हो सपोर्ट करना। यानी कि आप मुझे कोई वॉलंटरी सब्सिडी दे रहे हैं या उन लोगों को मेरे बच्चे सब्सिडी दे रहे हैं जिनको मैं लीगली बाउंड हूं सपोर्ट करना, तो मेरे लिए एक ही बात है। याद रखोगे। लेकिन जिनको मैं लीगली बाउंड हूं सपोर्ट करना, बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? तो दोनों चीजें कवर करते हैं, उस बंदे को भी और साथ उसकी फैमिली को भी। अब अल्फाज पढ़ो दोबारा। कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड। शैल नॉट बी वॉइड मतलब क्या होगा? वैलिड। नॉट बी वॉइड मतलब वैलिड।
वॉइड नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वैलिड। यानी कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? वैलिड हो, शैल बी वैलिड। इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग, यानी कि आप उस बंदे से वादा कर रहे हो जिसने आपके लिए ऑलरेडी कुछ कर लिया। अच्छा, ये फ्यूचर के लिए नहीं हो सकता। बात का तो होता है ना, क्योंकि बंदा वो कहेगा मैं तेरे ऊपर नेकियां करूंगा, कहता ठीक है मैं तुझसे वादा कर लेता हूं, मैं तुझे कंपनसेट करूंगा, है? ना नेकी करूंगा और कंपनसेट करूंगा, ये कभी फ्यूचर के लिए। ऑलरेडी आपके लिए किसी ने कुछ किया हो, कर दिया हो पहले पास्ट में, उसको कंपनसेट करने के लिए जब आप वादा करते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कोई वादा कर रहा हो कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा, तो उसके लिए ये वादा, यानी कि वादा कर रहा हूं कि मैं आपको कोई भी इस तरह की वॉलंटरी सर्विस दूंगा, फिर आप वादा कर रहे हो कि मैं भी फिर आपको कंपनसेट करूंगा, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो रिक्वायरमेंट क्या है? पास्ट में वही ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर, यानी कि वो बंदा ऑलरेडी आपके लिए कुछ कर चुका हो, और कर भी कैसे चुका हो? वॉलंटरी। क्योंकि वॉलंटरी, अगर वो वॉलंटरी ना होता तो क्या होना था? उसकी नीयत वैसे ही चार्ज करने की थी, तो वैसे ही रिकवर कर सकता था वो, है? उसको एहसान की जरूरत ही नहीं थी कि आप आगे वादा करें फिर वो पैसे रिकवर कर सकता है। अगर वॉलंटरी ना होता फिर तो उसका इरादा था चार्ज करने का, फिर तो उसने वैसे भी चार्ज करके पैसे रिकवर कर लेने थे आपसे। इस सिचुएशन में जो भी मैंने आपको बताई थी, जब वो सपोर्ट कर रहा था फैमिली को, ये मैं बताऊंगा आगे, फिर आएगा वहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में होगा वो भी मैं बताऊंगा। जब कोई बंदा अल्लाह वास्ते ना कर रहा हो, एक बंदा जेल में है और कोई बंदा उसकी फैमिली को अल्लाह वास्ते सपोर्ट ना कर रहा हो, बल्कि उसकी नीयत हो पैसे चार्ज करने की, फिर उसको मिलेंगे, कानूनी तौर पर मिलेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर उसको वैसे ही मिलने हैं, अगर उसका इरादा नहीं है वो करने का। वो कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा, ये एक्सेप्शन है, कुछ कुछ मामला है, वो जब आएगा तो फिर बताऊंगा। समथिंग फॉर द प्रोमिजर और समथिंग विच द प्रोमिजर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू, या तो प्रोमिजर खुद के लिए किया हो, जिसको आज जिम्मेदार ठहरा रहे हो आप, जो बंदा वादा कर रहा है, यानी कि जो वादा कर रहा है आज, उसके लिए कुछ किया हो, या उन लोगों के लिए किया हो जिनको सपोर्ट करना इसकी कौन सी जिम्मेदारी थी? लीगल जिम्मेदारी थी। तो इसमें कहीं पे लिखने लिखने की बात हुई? जब वो बंदा वादा कर रहा था, जिसको वॉलंटरी सब्सिडी मिली थी पास्ट में, आपके पास आके वादा कर रहा हूं कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा, क्या उससे लिखवाने की जरूरत है? कोई साइंस होने कराने की जरूरत है? कहीं पर रजिस्टर कराने की जरूरत है? तो बेशर्मी नहीं होगी जब पेपर में लिखेंगे आप, और लिखेंगे आप, मैं बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि तसल्ली नहीं होगी कि कैसे हो सकता है बगैर लिखे हुए, जबकि उसने बकवास की नहीं कहीं पे, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट लेना है ना। तो मेरे बच्चे, उतने की बात रखनी है जितनी बताई गई। लो बेटा, टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? ऐसा कर्जा जिसको रिकवर करने का आप कानूनी हक खो चुके हो, उसको कहते हैं टाइम बार डेट। दोबारा सुनो, टाइम बार डेट क्या होता है? ऐसा कर्ज जिसको रिकवर करने का आप कानूनी हक खो चुके हो, उसको बोलते हैं टाइम बार डेट। अब ये देखिएगा टाइम बार डेट होता क्या है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, एक मिस्टर ए है, इसने 1 लाख रुपए का, आज तारीख क्या है? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2025 को मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया उधार दिया मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कहा कि भैया देखो, मैं आपको 31 दिसंबर 2025 को ये पैसे वापस कर। मिस्टर बी ने क्या कहा? कब पैसे वापस करेगा? मुझे बताओ, इस कर्जे की ड्यू डेट क्या है वापस होने की? 31 दिसंबर 2025, ये ड्यू डेट। अच्छा, जब ड्यू डेट आ गई, जब ये तारीख आ गई, इस तारीख के बाद 3 साल गुजर जाए और मिस्टर ए मिस्टर बी से पैसे मांगे ही ना। जब कर्जे की ड्यू डेट आ जाए, किसी ने आपके पैसे देने हो, उसकी ड्यू डेट आ जाए, उसके बाद 3 साल गुजर जाए, आप उससे पैसे मांगे ना, या मांग रहे हो वो दे नहीं रहा, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं रहे, 3 साल गुजर जाए, तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने का हक वैसे ही खत्म हो जाता है ऐसे। और वो बंदा कर्ज देने का लीगली लायबल है ही नहीं। यानी कि जो पैसे आपने किसी से रिकवर करने हो, 3 साल के अंदर अंदर उस पर जो कार्रवाई करना चाहते हो करके, हाँ वो जब कार्रवाई शुरू कर देते हो, चाहे वो 100 साल चले, जैसे पाकिस्तान में चलती है, बोले ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे कार्रवाई चलेगी कितनी, केस कितने ऐसे में कर देना उसके ऊपर 3 साल के अंदर अंदर। और ये 3 साल कहां से शुरू होने? ड्यू डेट। अच्छा, मैंने आज आपसे उधार लिया, और उधार लिया ही 6 साल के लिए, ये नहीं कि 3 साल के पीछे आप जाके उधर 3 साल के अंदर अंदर मुझ पर केस कर रहे हैं। ड्यू डेट का बनी है 6 साल बाद, वहां से शुरू होगा 3 साल। उन 3 साल के अंदर जो कानूनी कार्रवाई करके वो पैसे रिकवर कर सकते हो कर लो। जैसे आपने मान लो कि सीएफसी से वादा किया होगा कि हम फलानी तारीख को इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, अगर आप पे नहीं करते, उस ड्यू डेट के बाद सीएफसी के पास कितना टाइम है? 3 साल। जो कानूनी कार्रवाई सीएफसी करना चाहता है कर ले।
अगर 3 साल गुजर गए, ले ले सीएफई पैसे, ऐसे ही होगा। तो फिर सीएफई लीगली आपसे पैसे नहीं ले सकते। ऐसे डेट को बोलते हैं टाइम बार डेट, जो टाइम की वजह से डेट बार हो चुका हो, मना हो चुका हो रिकवर करना, यानी कि जो टाइम गुजरने की वजह से डेट, ये कानून है, कानून है, जो कानून कहते हैं फिर मानना है वहां पे। हाँ वैसे आम कोई बंदा 10 साल बाद भी ड्यू दे दे, वो उसकी मर्जी। बात समझ आ रही है कि नहीं? हम उस चीज को डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम कानून को डिस्कस कर रहे हैं। जब कोई अगर टाइम गुजर जाएगा, अगला इनकार कर दे, फिर कर दे तो कर दे, फिर आप उस पर कोई केस करके पैसे रिकवर नहीं कर सकते। याद रखो। अब मुझे बताओ, ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ₹1,00,000 दिया है, इसकी ड्यू डेट क्या थी बोला? 31 दिसंबर 2025। मुझे बताएं 3 साल कब तक जाएंगे बोला? 26, 27, 28, अज्यूम कर लो 31 दिसंबर 2028। तो 31 दिसंबर 2028 तक मिस्टर ए के पास मौका है कि वो क्या कर ले, उसके ऊपर केस करके पैसे रिकवर कर ले। अगर ये टाइम गुजर गया तो ये डेट क्या हो जाएगा? टाइम बार। देखो जब ये टाइम गुजरा नहीं था, जब ये टाइम नहीं गुजरा था, क्या मैं कह दूं मिस्टर बी 1,00,000 रुपए देने के लिए मिस्टर ए को, ए के लिए प्रोमिजर है, ऐसे ही ना? क्या मिस्टर बी प्रोमिजर था 1,00,000 रुपए देने के लिए? हाँ प्रोमिजर था ना, उसका ऑब्लिगेशन था ना कि उसे मिस्टर बी ने मिस्टर ए का ₹1,00,000 देना है। लेकिन जैसे ही 2028 आया, 31 दिसंबर 2028, और 1 जनवरी 2029 से शुरू हो गया, तो इसकी ये जिम्मेदारी क्या हो जाएगी? कानूनी तौर पे खत्म हो जाएगी। अब ये मजीद प्रोमिजर, इन दोनों के दरमियान वो जो डेटर क्रेडिटर वाला रिश्ता था, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई ताल्लुक नहीं इनके दरमियान। यार रखो, रौला मुक गया, सब कुछ सुकून से। अब उसके बाद क्या हुआ? एक दिन दोनों ही किसी शादी ब्याह पे इनकी मुलाकात हो, ए और बी की। तो वहां पे ए ने बी को देख के मुस्कुराया, बेशर्म इंसान। बी आया उसके पास, उसको क्या पता है तू किस चीज की वजह से मेरे से नाराज है, लेकिन देख मुझे भी दुख होता तेरी शक्ल देख। अब तो पैसे तो नहीं कानूनी तौर पे रिकवर कर सकता, लेकिन दुख तो होता है मुझे। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि यार मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी बदवा देगा तो मैं तेरे पैसे देना चाह रहा हूँ। वो जो डेट टाइम बार हो गया था सारा, अब फिर उसकी मर्जी है, जितना मर्जी वो वापस करने का वादा करे। याद रखोगे, चाहे वो लाख कर दे, चाहे वो कहते 50,000, जितने वादा कर ले, ये उसकी नेकी है। उसने कहा कि अच्छा वो जो पैसे थे ना टाइम बार जो हो गए थे, जो हमारा ताल्लुक खत्म हो गया वैसे, तो अब मैं तुझे देने का वादा करता हूं। मान लो वो ₹1,00,000 अब मैं तुझे पे करूंगा। अब वो पे करने का उसने दोबारा वादा कर, लेकिन अब कानून की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही वो वादा कर रहा हो, फौरन से इस मिस्टर ए को चाहिए कि फौरन से उसको लिखवा ले, लिखवा ले, और लिखवा कर उसके ऊपर मिस्टर बी के साइन करवा ले। बस इतनी ही बात है, कहीं पर रजिस्टर करने की बात नहीं है। याद रखोगे, अगर कोई डेटर जिसका कर्ज, उसके डेटर वो होता है जो मकरूज, क्रेडिटर वो होता है जिससे पैसे हमसे लेने हैं, ऐसे ही ना? अगर किसी डेटर का कर्जा वैसे ही इस टाइम बाउंड होने की वजह से खत्म हो चुका और वो डेटर क्रेडिटर से दोबारा वादा कर ले, तो क्रेडिटर को उस डेट को इन्फोर्स करवाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको लिखवा के साइन करवा लेना चाहिए, तो फिर वो पैसे रिकवर कर सकता है। याद रखो, तो फिर ये दोनों का आपस का मामला है, किसी रिश्तेदार से। हाँ, इसके ये नहीं कि बच्चों से वादा कर रहा हो। याद रखो, कोई सवाल है तो अभी कर लो। सर हम सवाल करते फिर आप भी हमसे पूछेंगे ना, हम आपसे पूछें ना आप हमसे पूछें, ऐसे ही। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड। शैल नॉट बी वॉइड मतलब शैल बी वॉइड, सॉरी सॉरी शैल बी वैलिड। नॉट बी वॉइड इज इक्वल टू, और शैल बी गोली मार वैलिड। शैल तो मैंने बाहर रखा हुआ डब्बे से, तो नॉट बी वॉइड मतलब वैलिड। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल बी वैलिड if it is a promise made in writing and signed by the debtor or his agent। सारी बातें, एजेंट भी हम आगे जाके एजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे 10वां, तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप या आपका एजेंट एक ही बात होती है। एंड लिखा हुआ है, मतलब अगली कंडीशन भी पूरी करनी है। अगली कंडीशन क्या है? इट रिलेट्स टू ए पेमेंट होली और इन पार्ट ऑफ टाइम बार्ड। ये जो लिखकर वादा कर रहा है ना मैं वो पैसे दूंगा, ये वो वाला डेट होना चाहिए जो टाइम बार्ड हो चुका हो। जो भी टाइम बार्ड हुआ ही नहीं, वो एहसान नहीं कर रहा कि लिखकर दे रहा है मैं वो पैसे आपके देने हैं। जिसको भी 3 साल गुजरे ही ना हो, वो तो आप वैसे भी कानूनी कार्रवाई करके रिकवर कर सकते हैं। वो आपको लिखकर वादा कर रहा हो कि मैं वादा कर रहा हूं तुझे दूंगा, वो कहता पुत्र मैं ले लूंगा। अभी कौन सा टाइम बार्ड हुआ है? जो भी टाइम बार्ड हुआ ही ना हो, वो तो वैसे भी कानूनी कार्रवाई करके आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन जो टाइम बार्ड हो चुका हो, वहां पे आपके पास कानूनी कार्रवाई का हक खत्म हो जाता है। नशे हो,
समझ आ रही है कि नहीं? जी सर किसने बोला? बेटा ऐसी बात पे जी सर नहीं बोलते, बस वैसे ही ध्यान करते हैं। आपने सही हो यार, उसने कम से कम जवाब तो दिया ना सर को। इट रिलेट्स टू पेमेंट होली आर इन पार्ट ऑफ ए टाइम बार्डर, यानी कि कंडीशन कौन सी है? जब वो डेटर आपसे वादा करे उसको क्या करवा लेना, लिखवा लेना है, और नेक्स्ट क्या करना है, साइन करवा लेना। वो खुद ही करे या उसका एजेंट भी कर दे, दोनों, खुद कर सकता है और उसका एजेंट भी कर सकता है। एजेंट होता कौन है? सादा अल्फाज में भी मैं बता रहा हूँ, जाके पढ़ेंगे आगे। हर वो काम जो आप खुद कर सकते हो, जब अपना काम किसी और से करवा रहे हो ना, वो कोई और आपका क्या होता है, एजेंट। हर वो काम जो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करने के बजाय किसी और से करवा रहे हैं, तो एक्चुअली वो बंदा आपका क्या है, एजेंट है। अब इस होता क्या, बाकी इसकी जो लीगल मामला है वो सारे चैप्टर 10 में जाके पढ़ेंगे, याद रखो। बेटा 3 साल में साइन कराने की जरूरत ही कौन? उस वक्त तो वैसे भी कानूनी कार्रवाई करने का हक है उसके, वैसे नहीं ना मेरे बच्चे। अभी मैंने आपके पैसे देने, आज ड्यू डेट थी, इसके अगले 3 साल में तो आपके पास वैसे ही कानूनी कार्रवाई का हक है। मैं लिखूं ना लिखूं उसका फायदा ही कौन? आप उस पर वैसे भी केस कर सकते हो। कौन सा एहसान कराऊंगा मैं, अगर लिखकर वादा करूंगा मैं पैसे दे दूंगा आपको, उसको पता है मैं ले लूंगा कानूनी तौर पे, लेकिन 3 साल गुजर जाए फिर तो दोनों का ताल्लुक ही खत्म हो चुका है। फिर वहां पे अब अगली बात थी वहां पे, अब देखो मेरे बच्चे, जब ये डेट टाइम बाद वो दोबारा देने का वादा कर रहा था, अब वापस आओ। अब देखो मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो ये 31 दिसंबर 2028 को मामला खत्म हो गया। 3 मार्च को इनकी आपस में मुलाकात हुई थी 2029 को, और उस मुलाकात के अंदर मिस्टर बी ने दोबारा इसको लिखकर वादा कर लिया था मैं आपको पेमेंट दूंगा। जब मिस्टर बी ने लिखकर दोबारा वादा कर लिया था, मुझे बताओ मिस्टर बी को कुछ मिलेगा? मिस्टर बी को तो कुछ भी नहीं मिलना है, इसे तो पे ही करना है ना। मिस्टर ए को कुछ मिलेगा? हाँ, मिस्टर बी को कुछ मिल रहा है? नहीं। लेकिन यही तो हम पढ़ रहे हैं, कुछ जगहों पे बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर वो पहले तो मिला था ना उसको उधार, वो तो टाइम बार्ड हो गया था ना, वो तो ताल्लुक खत्म हो गया था। आज जो नया ताल्लुक बना है उस ताल्लुक के अंदर एक बंदा प्रोमिजर है बस, मिस्टर बी। मिस्टर ए तो प्रोमिजर है ही नहीं, वो तो उसने तो कुछ भी नहीं देना मिस्टर बी को, लेकिन मिस्टर बी ने उसको 1 लाख रुपया देना। यानी कि यहाँ पे एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन होगी मिस्टर ए के लिए, मिस्टर बी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं। तो ये भी क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड, याद रखो। और ये कौन सा बेटा, टाइम बार्ड डेट। और टाइम बार्ड डेट होता कौन सा है, ऐसा कर्जा जिसको रिकवर करने का आप कानूनी हक खो चुके हैं। और कानूनी हक हम कब खोते हैं उसको रिकवर करने का, ड्यू डेट के 3 साल बाद। ये आम डेट के मामले, अगर कोई चेक हो तो ड्यू डेट के 6 महीने। कमेटी की मोटी तो नहीं, अगर ड्यू डेट अगर चेक के मामले में हो, तो चेक के मामले में मेरे बच्चे याद रखना, ड्यू डेट के बाद 6 महीने के अंदर चेक टाइम बार्ड हो जाता है, याद रखिए। अदरवाइज इसकी तरह वो लीजिए एग्जाम्पल, ये हमारे सिलेबस में नहीं लेकिन आपने याद रखना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उससे कुछ खरीदा होगा, और बदले में उसने उसको एक चेक दे दिया था 1 लाख रुपए का। और इस चेक के ऊपर मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14-15, जो चैप्टर नंबर 15 है वो है ही चेक का है, तो आपको सही से समझ आ जाएगी। वैसे तो माशाल्लाह आपने क्या चेक देखे होंगे, आपको क्या पता चेक क्या होता है। चले अमीर लोग हो, एडमिशन ऑफिस वालों को मैं बता दूंगा ये अमीर लोग हैं। ले बेटा 1 लाख रुपया एचबीएल का, और इसके यहाँ पे एक कोने में तारीख लिखी आ रही होती। मान लो मैंने ये चेक इशू किया आपको, बड़ा छोटू सा चेक बनाया यार, चले यहाँ पे लिख दिया 30 जून 2025। इस चेक की ड्यू डेट क्या है बोला, 30 जून 2025, जो कोने पे तारीख लिखी आ रही होती है वो इस चेक की ड्यू डेट होती है, ऐसे ही ना। जो कोने में लिखी हुई तारीख है इसके बाद 6 महीने गुजरे, मान लो 31 दिसंबर 2025 ये तारीख आ गई, ये वो लास्ट दिन था जब इस चेक के ऊपर आप पेमेंट रिकवर कर सकते थे। इसको बैंक में ले जाते और इस पे पेमेंट वसूल कर लेते। अगर आ गया 1 जनवरी 2026, इस चेक के ऊपर पेमेंट क्या हो जाती है, टाइम बाद, ड्यू डेट के 6 महीने बाद। याद रखो, चेक के मामले में ड्यू डेट के 6 महीने। कभी आपको कोई चेक मिले, ये ना हो कि माशाल्लाह रिश्तेदारों को दिखाते ना, ये देख चेक मुझे, और 6 महीने गुजर रहे हैं, कोई फायदा नहीं चेक। अब आप उसके ऊपर पेमेंट रिकवर नहीं कर सकते। बैंक में लेकर जाएंगे, बैंक आएगा सर टाइम गुजर गया, मालिक के पास लेकर जाएंगे, वो कहते मैंने दे दिए पैसे आपको, रौले मुका, और आपको मिला कुछ भी नहीं, ना बैंक दे रहा ना मालिक, क्योंकि क्या हो गया, वो टाइम बाद। चेक कितने ऐसे बाद टाइम बाद हो जाता है, इस तरह नहीं बोलना, ड्यू डेट के 6 महीने बाद। और अदर देन चेक आम डेट, ड्यू डेट के 3 साल बाद।
अगर आज मैंने कर्जा दिया आपको, 50 साल बाद आपने मुझे वापस करना है, तो ड्यू कब ये टाइम बाउंड होगा? 4 साल के बाद 3 साल, याद रखोगे? ठीक हो। कह रहा है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन shall not be void, मतलब valid if it is a promise made in writing and signed by the debtor या उसका एजेंट, and it relates to a payment wholly or in part of time barred debt। और ये जो पेमेंट देने का वादा कर रहा है पूरी या कुछ, ये किससे बिलोंग करती हो? जो टाइम बार्ड हो चुकी हो। जो भी टाइम बार्ड ही ना हुई हो वो तो वैसे भी वो बंदा रिकवर कर सकता है कानूनी तौर पर, वो तो क्रेडिटर वैसे भी रिकवर कर सकता है। आपने सीएफई को इंस्टॉलमेंट देनी, अभी 3 साल गुजरे ही नहीं ड्यू डेट के बाद, तो सीएफई कभी भी केस करके वो पैसे रिकवर कर सकता है। आप लोग को लिखकर वादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 साल गुजर गए फिर सीएफई वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। फिर अगर आप लिखकर वादा कर लोगे तो फिर दोबारा सीएफई आपसे वो पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन अब सीएफई को तो पैसे मिलेंगे, आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी। तो सर वो पहले पढ़ाई मिली तो थी ना, वो तो टाइम बार्ड हो गया ना, वो तो लड़ाई मुक गया, वो तो एक दफा ताल्लुक खत्म हो गया था। जब टाइम बार्ड हो गया दोनों पार्टीज के दरमियान ताल्लुक खत्म हो गया। जब डेटर दोबारा लिखकर वादा कर लेता है तो डेटर तो पे करेगा, क्रेडिटर ने उसको कुछ भी नहीं देना। या इसलिए हम कहते हैं ये एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये कौन सा है? ये विदाउट कंसिडरेशन है। नहीं ना समझ आई इस बात? नहीं ना समझ, नहीं समझ आई? मैं पछता रहा हूं, मैंने पूछा क्यों उससे? क्योंकि ये मिटता ही नहीं, ये मिट नहीं रहा, तो मैं अब सारे मैंने पेज वैसे ही खराब कर दिए। नशैया उस वक्त का तुझे क्यों नहीं बताया? चले मैं दोबारा बताऊं कल। एक दफा अपने दोस्तों से डिस्कस करना, और अगर इनको भी ना समझाई तो तूने मुझे बताना। टाइम आगे वो टाइम बार डेट को डिफाइन कर रहा है मेरे बच्चे, किसको बोलते हैं? कह रहा है टाइम बार डेट इज अ डेट, इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं। गिलहरों से डेफिनेशन है पेपर में, चाहे वो इसको लिखिएगा या ना लिखिए, जब सिनेरियो देगा वो आपको, तो बस ये बातें लिखनी है आपने, इसको लिखने की जरूरत नहीं। हाँ वो पूछ ले पेपर में, वैसे ही टाइम बार डेट क्या होता है ना, कहना हमारे सिलेबस में था ही नहीं, सिर्फ जिक्र था, ये डिफाइन किया उसने। टाइम बार डेट किसको कहते हैं? टाइम बार इज अ डेट विच ए क्रेडिटर कैन नॉट इन्फोर्स, मतलब कानून की मदद लेकर क्रेडिटर पैसे रिकवर ना कर सकता हो, उसको टाइम बार बोलते हैं। ऐसा डेट जिसमें क्रेडिटर को कानूनी मुआवनत खत्म हो जाए। और वो कब खत्म हो जाती है कानून की मदद? ड्यू डेट के 3 साल बाद, और चेक के मामले में 6 महीने। ये कोई कानून है लॉ ऑफ लिमिटेशन, हमारे सिलेबस में नहीं, ये वहां पे लिखा हुआ। लेकिन वो हमारे सिलेबस, वैसे मैंने दो ही चीजें इस्तेमाल होती हैं, चेक और ये वाला डेट, उसके दोनों की मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कभी पूछा ही नहीं। आखिरी, गिफ्ट। लोड, अगर कोई बंदा किसी को गिफ्ट दे और अगली पार्टी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, मिस्टर ए इसने एक गिफ्ट दिया, यार ये तो मिटता ही नहीं। मिस्टर ए ने एक गिफ्ट दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने मेरे बच्चे उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जो गिफ्ट देता है उसको बोलते हैं डोनर, और जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं डोनी। क्या है? लॉ पास करना है या अपने मामला रखने हैं इसमें? मैं हमेशा कहता हूँ लॉ पास करना है तो बात मान लिया करो। किसी और ना सोचा करो मेरे बच्चों। ये देखो 2-3 महीने की क्लासेस हैं, इसमें ना सोचे कुछ। और अगर मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, यकीन कर ले, मैं आप लोगों का दिल रखने के लिए मेरे बच्चे, मैं आपकी बात में मान लेता। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई टू भी पढ़ रहे होते, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते जो लॉ से रिलेटेड ना होता। लेकिन जो लॉ ने बात कर दिया पेपर में पूछेगा। अच्छा बताएं, जिस बंदे को फलाना बंदा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट दिया है, यहाँ पे मिस्टर बी क्या है? नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, डेटर, क्रेडिटर, डोनी, डोनर है, तो क्या बोलेंगे वहां पे? डोनी। यार रखो। और आज के बाद कभी किसी को गिफ्ट दे, बात तो समझ, डोनी इधर आ। ऐसे ही ना, चलेंगे। और जिसने गिफ्ट दिया वो क्या बोलेगा? उसको डोनर। अब मेरे बच्चा नेक्स्ट आए होगा, अगर डोनर गिफ्ट दे डोनी को और डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, गिफ्ट दे और गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले। अच्छा गिफ्ट देने का वादा नहीं होता, गिफ्ट दे और वो एक्सेप्ट कर ले, ये नहीं कि गिफ्ट देने का वादा कर रहा हो और वो एक्सेप्ट कर ले, वादे बूदे को नहीं। आप गिफ्ट दे और अगली पार्टी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेड गिफ्ट कहते हैं कंप्लीट गिफ्ट। जब गिफ्ट एक्सेप्ट कर, उन्होंने चौक के मुंह से मारा, एक्सेप्ट ही नहीं किया, रोड़े मुक्का। यहाँ पे बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर तो अगली पार्टी डोनी ने उस गिफ्ट को वैसे ही ठुड्डा मारा, रोड़ा मुक्का, यहाँ पे गिफ्ट एक्सेप्ट
नहीं हुआ। लेकिन अगर टोनी ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, फिर बेशर्मी नहीं दिखानी अगले दिन उसको जाके कह रहा मेरा गिफ्ट वापस करो, कानूनी तौर पे वो गिफ्ट वापस नहीं हुआ। याद रखो। और वादा मैं निश्चय तो अभी तो मैंने बताया, वादे वोदे होते नहीं गिफ्ट में। किस चीज का वादा? अच्छा जी बेटा, ले बेटा दोबारा वापस आए। देखो, हमें लग रहा होता था गिफ्ट होता है कुछ छोटी मोटी चीजों का, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट देने शुरू कर दिए लोगों ने, गाड़ियां, घर, प्लॉट, इस तरह के गिफ्ट आने शुरू हो गए। तो फिर साथ ही हमारी किताब के अंदर एक लाइन इजाफी ऐड कर दी। पहले आखिरी लाइन नहीं हुआ करती थी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बताता हूँ, रिटर्न वाला मामला नहीं हुआ करता। अगर कोई बंदा आपको गिफ्ट दे तो मेरे बच्चे, टोनी को चाहिए उस गिफ्ट गिफ्ट की प्रॉपर एक गिफ्ट डीड बनवा ले, यानी कि उसको लिखवा ले और उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवा ले, तो फिर वो डोनर उस डोनी से गिफ्ट वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर डोनर डोनी से वो गिफ्ट वापस ले सकता है। क्योंकि क्या क्या के वापस लेगा? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। भाई मैंने तो ये आपको दिया, बदले में मुझे तो कुछ नहीं मिला है, तो इस लिहाज से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी को कोई चीज गिफ्ट कर रहा हो, उसको हम क्या कर लें, उसको लिखवा के रजिस्टर करवा लें, उसकी गिफ्ट डीड बना के उसको रजिस्टर करवा लें, तो फिर वो डोनर उस गिफ्ट को वापस नहीं ले सकते। याद रखो इस बात को। और यहाँ पे रिश्ते नातों का कोई आपस में होना जरूरी नहीं है। एक रिश्तों के दरमियान भी गिफ्ट हो सकते हैं और बगैर रिश्तों के। याद रखोगे मेरे बच्चों। और जो हम पीछे पड़ गए थे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहां पे दो पार्टीज का आपस में नियर रिलेशन होना जरूरी था। अब वहीं पे अब जरा सोचो, दादा अगर वादा करता अपने उस पोते से कि मैं आपको अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, तो फिर मेरे बच्चे मुझे बताओ, तो वादा गिफ्ट कर दूंगा, चलो गाड़ी गिफ्ट कर दी, चलो इस माजरत से दादा ने गाड़ी गिफ्ट के तौर पे दे दी पोते को, और बाद में गाड़ी भेज दी, पोते ने गाड़ी एक्सेप्ट कर ली थी, क्या अब वो उसके ऊपर केस कर सकता है? नहीं। क्या करवाना था? रजिस्टर्ड करवा, हाँ, उसको लिखवा के रजिस्टर्ड करवाना है। यार नहीं समझ, तो देखिएगा, कहता है गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, गाड़ी शाड़ी जो भी है, इस तरह की कोई चीजें, ये मैं गिफ्ट के तौर पे आपको दे दूं चौधरी, ये भी गिफ्ट है, ऐसे ही। और आपकी औकात है इतना महंगा गिफ्ट दूं? मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली इसकी बेचारे की औकात नहीं कि आप इतने महंगे लोगों को इतना माठा गिफ्ट दिया जाए, वाइस वर्सा। ले बेटा, गिफ्ट इज द ट्रांसफर सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल आर इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली। अच्छा, गिफ्ट हमेशा वॉलंटरीली दिया जाता है, नहीं होता काट गिफ्ट, काट गिफ्ट। हाँ, ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये गिफ्ट नहीं होता, ये गिफ्ट, उसमें निशानी क्या है, और कानून में हर लफ्ज की अहमियत। क्या बेटा? हाँ, लाजमी तौर पे वो पार्टी अपनी मर्जी से गिफ्ट दे रही है, किसी को ये नहीं कहना कि मैं तुझे मार दूंगा नहीं तो ये चीज मुझे गिफ्ट के तौर पे दे दे। फिर चाहे आप लिखवा के रजिस्टर्ड भी करवा ले, वो वैलिड नहीं हो, क्यों? वॉलंटरी था ही नहीं। छोटी छोटी बातें मेरे बच्चे उस पर सिनेरियो बनाता है, हर लफ्ज पे गौर करनी है। देखो, एक छोटा सा लफ्ज वॉलंटरी, अगर यही वॉलंटरी उसे अपनी मर्जी से गिफ्ट नहीं दे रहा, वो वैलिड ही नहीं, चाहे लिखवा के रजिस्टर्ड भी करवा लिया। याद रखोगे। एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन, और जो गिफ्ट दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? डोनर। बगैर कंसिडरेशन को दे रहा है उसको, सारी बात। टू अनदर पर्सन, कौन है? डोनी। एंड एक्सेप्टेड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, और वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए बाय आर ऑन बिहाफ का मतलब है वो खुद एक्सेप्ट कर ले डोनी या उसका एजेंट, एक ही बात है। याद रखोगे। तो एक्सेप्टेड गिफ्ट क्या कहलाता है? कंप्लीटेड गिफ्ट। और गिफ्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको दोबारा वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगली बात, एनी कंप्लीटेड गिफ्ट एक्चुअली मेड बिटवीन डोनर एंड डोनी इज वैलिड ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। ए गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग, ये बाद में लाइन ऐड की थी उन्होंने, ये पहले नहीं हुआ करते थे हमारे सिलेबस में, अब उन्होंने ऐड कर दी कि गिफ्ट को क्या करना है, इसको भी लिखवा के आपने उसकी प्रॉपर, देखो जब भी दो पार्टीज के दरमियान किसी एग्रीमेंट को जब लिखते हैं ना, उसका नाम बन जाता है डीड। जब भी दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट को क्या कर लें, लिख लें, उसका नाम क्या बन जाता है? डीड। तो जब ये गिफ्ट का आपस में लिख लेंगे मामला, तो ये क्या बन जाएगा? गिफ्ट डीड। तो उसको क्या कर लें, प्रॉपर रजिस्टर्ड करवा लें। तो यहाँ पे जब गिफ्ट की अच्छा बात का होता है, मान लो कि मेरे पास एक टॉफी पड़ी हुई थी, मैंने गिफ्ट के तौर पे आपको दे दी, ये आपने खा ली है, मैं कल वापस मांग रहा हूँ ले, इसको कौन सा आपने प्रॉपर लिखवा कर रजिस्टर करवाया था?
अच्छा पहले मैं बता रहा हूँ, पहले ये लाइन हुआ ही नहीं करती, क्योंकि अब ये रजिस्टर किसको कराना है? वो चीजें जिनको रजिस्टर करवाने की जरूरत भी होती है, जैसे कोई गाड़ी है, कुछ इस तरह की चीजें हो, कोई डायमंड रिंग है, कुछ इस तरह के मामला। जाहिर बात है वो भी तो गिफ्ट ही है ना, कल वापस मांग लेगा। ऐसी चीजें जो कंज्यूम ना हो रही, सादा अल्फाज में जो कंज्यूम होगी वो तो रौले में हो गया ना, लेकिन जो कंज्यूम नहीं है वो तो बंदा कभी भी वापस मांग सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? गिफ्ट डीड बना के उसको साइन कहीं लिखा है। हाँ, वो जब रिटर्न होगा घर से दोनों के साइन होंगे, लेकिन हमने खुद ऐड नहीं करते साइन। मैं कह रहा हूँ इतना स्पेसिफिक रहना जितना उसने रखा हो, मादत के साथ। ये मजबूरी है मेरी, ये चीजें आपको बता। याद रखो कि कुछ भी कमी बेशी नहीं कर, कोई दिक्कत। देखो हमने बड़ा टाइम लगाया, मादत ज्यादा टाइम इस वजह से भी लगा कि चीजें मिट नहीं रही थी। तो खैर ये पहले हुआ करता था, सिलेबस से निकाल दिया। लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये तो होता है मस्जिद में, माशाल्लाह मस्जिद जब कंस्ट्रक्ट हो रही हो, कई लोग आप जैसे वादा कर लेते हैं मैं 2 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, तो बाद में इमाम साहब वो लिखवा तो लेते हैं नाम, लेकिन जब लेने जाते हैं वो इनकार कर देते हैं। लेकिन इमाम कानूनी तौर पे कार्रवाई करके भी पैसे रिकवर कर सकता है अगर वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। रिक्वायरमेंट पूरी क्या करनी होती है? अगर आप कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन किसी को देना का वादा कर लो, और वो बंदा आपके वादे की बेस पे आगे किसी से कॉन्टेक्ट कर ले, इमाम मस्जिद साहब जाएं, वो किसी से मान लो कि सीमेंट बजरी वाले से कॉन्टेक्ट कर लें, मैं इस तारीख को आपको पैसे दूंगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपसे पैसे लेकर देगा वो, आपके वादे की बेस पे इमाम साहब आगे किसी से वादा कर लें अगर, तो फिर आपसे कानूनी कार्रवाई करके भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। जाके मस्जिदों में बताएं मस्जिद इमामों, ताकि उनको वो बेचारे रिकवर कर लें, वो रिकवर कर ही नहीं पाते। उनका क्या, आगे वादा कर लें और फिर उस पर केस करके पैसे रिकवर। पहले हुआ करता था, अब सिलेबस में नहीं। तो बेटा वो पेपर वाला, थोड़ी सी बात बस, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी, बस इतनी की लाइन। कंसिडरेशन का होना जरूरी होता है, कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी। अगर कोई बंदा अपनी, ये घर 5 करोड़ का है, मिस्टर ए का घर है 5 करोड़ का, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की ये घर मुझसे 500 का खरीद लो, कोई दिक्कत? 5 रुपए का खरीद लो, कुछ मसला है? कोई मसला नहीं। कंसिडरेशन तो है ना। कानून कहता है कंसिडरेशन का होना जरूरी होता है, उसका मुनासिब होना जरूरी नहीं होता। दोनों के लिए कंसिडरेशन हो, चाहे एक एक रुपया ही क्यों ना। इसके बाद अब मैं बताऊंगा, ताकि वो एमसीक्यूज वाली बात हो, रौला खत्म होना। अब उसने गाड़ी अगर 50 रुपए बेचने का वादा कर लिया, इट्स ओके, ये क्या है, बिल्कुल वैलिड है। दोनों के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, मुनासिब कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। याद रखोगे? अब ये क्या है, इसको बहस करेंगे इंशाल्लाह कल। छुट्टी नहीं करनी कल, छुट्टी नहीं करनी मेरे बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल ये शायद चैप्टर हम खत्म कर देंगे, शायद, शायद क्या पक्की बात है, कल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मेरे बच्चे छुट्टी नहीं करनी। उसके बाद हैं 4 छुट्टियां आपको, और इतवार भी तो है ना, इतवार सोमवार मंगल बुध, जुमेरात को वापस आना है आप लोग।